हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं टर्म 2 क्लास 10th के लिए राइटिंग सेक्शन में। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी सैंपल पेपर देख लिया है, अब आपको पूरा सब्जेक्टिव यानी लिखना है। ओके, सो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू राइट। और उसमें राइटिंग सेक्शन में पहला क्वेश्चन लेटर का है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका एनालिटिकल राइटिंग। सो मेक श्योर दैट आज का वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। एनालिटिकल राइटिंग क्या होती है, क्या है इसके रूल्स, ठीक है, कैसे आप लिखें ताकि इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं पर भी डाउट हो तो सीधा कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल में कि भाई एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ, ओके, एंड व्हाई डू वी नीड दिस। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि व्हाई डू वी नीड इट। हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीजें थी, लेटर था और बाकी सारी चीजें थी, तो एनालिटिकल पैराग्राफ क्यों, ठीक है। सो देखिए, जब भी कभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कोई चार्ट, ठीक है। अब चार्ट वो चाहे फ्लो चार्ट हो, वेन डायग्राम हो या किसी भी टाइप का चार्ट हो, जब आप उसको स्टडी करते हैं तो देखिए जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो उसको देख के समझ जाते हैं, लेकिन उसमें से जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली थिंकिंग करने वाले लोग हैं, जो उसको सोचते हैं, मतलब उसमें से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, what is the conclusion that you are getting from that data is basically all about एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ वही है। आप देखिए इसमें बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया डेफिनेशन में कि एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यानी हमारे पास जो भी डेटा दिया है हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। इट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विच विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्चर गिवन, मतलब आपने उसको कितनी अच्छी तरीके से समझा है उसी को आप एनालाइज करके लिखेंगे। तो जिसे वो समझ में जितना ज्यादा अच्छी तरीके से आया है, यानी अगर ये क्वेश्चन 10 लोगों को दिया जाए तो ये 10 लोग इस क्वेश्चन को 10 तरीके से करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। कितने मार्क्स का है ये आपको ऑलरेडी पता है, 5 मार्क्स का। मार्किंग स्कीम क्या होगी, क्या लिखने पे कितना मार्क्स मिल रहा है, वो सब हम इसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो चलिए अब इसकी डिटेल में हम बात करते हैं कि क्या है ये। लेट्स गो। सो नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी डन लेटर, हमने लेटर किया प्रीवियस क्लासेस में, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो लगा ही होगा कि सर किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। अब ये 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से हुए वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो पहला तो जो पॉइंट है कि 3 मार्क्स तो आपको किसके दे दिए गए हैं, कंटेंट के, यानी जो आप कंटेंट लिखेंगे डायरेक्टली उसमें से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। वो 3 मार्क्स किस हिसाब से बाइफरकेट किए उसको ध्यान से देखो। 0.5 मार्क्स दिए गए हैं आपको टाइटल के लिए। बहुत सारे लोगों का कहना था कि एनालिटिकल पैराग्राफ में टाइटल लिखना जरूरी नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने एक्सक्यूज दिया है कि एनालिटिकल पैराग्राफ डजंट नीड एनी टाइटल, उसमें कोई टाइटल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, दिस इज नॉट द करेक्ट केस, ओके। प्लीज मेक श्योर दैट एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट राइटिंग द टाइटल यू विल लूज हाफ मार्क्स। कितने मार्क्स जाएंगे आपके, हाफ मार्क्स आपके चले जाएंगे। सो आप एनालिटिकल पैराग्राफ में टाइटल जरूर लिखेंगे, क्योंकि टाइटल कितने मार्क्स का है, टाइटल हाफ मार्क्स का है, ठीक है। सो पहले तो 3 में से हाफ मार्क्स आपके टाइटल के हो गए। उसके बाद 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स किसके हैं, आपके इंट्रोडक्शन के, जो आप लिखोगे पैराग्राफ स्टार्टिंग में, तो आपके इंट्रोडक्शन के 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आप ओवरव्यू लिखेंगे, यानी जो कंक्लूजन लिखेंगे उसको, यानी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है उसको इंक्लूड करके आपका ये 2 मार्क्स होगा। यानी इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इंक्लूड करके कितने मार्क्स का होगा ये, 2 मार्क्स का, यानी 2.5 हो गए। बचे हाफ मार्क्स और
तो वो आपकी कंक्लूडिंग लाइन हो गई। यानी जो 3 मार्क का कंटेंट है वो बेसिकली डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में। पहला 0.5 टाइटल के लिए, 0.5 लास्ट में कंक्लूजन के लिए। इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। सो इसका बाइफर्केशन हुआ 0.5 प्लस 0.5 के साथ 2 मार्क्स फॉर इंट्रोडक्शन एंड डिटेल and plus 0.5 marks for conclusion. So this is how your 3 marks will be bifurcated. ठीक है, so ये हुआ हमारा bifurcation किसका, मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ के 3 मार्क्स का। नाउ जो दूसरा पार्ट है इसका जो 2 मार्क्स में है, वहां पर 1 मार्क्स है सीधा स्ट्रक्चर का, यानी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट है कि टाइटल होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिटेल होगा, फिर कंक्लूजन होगा। तो प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर यानी सही फॉर्मेट में आंसर लिखने के सीधे सीधे 1 मार्क्स हैं। यानी अगर आप सही फॉर्मेट अप्लाई नहीं करते तो आपके 1 मार्क्स तो ऑलरेडी चले जाते हैं वहां पे, ओके। और 1 मार्क्स आपके ग्रामर और लैंग्वेज, बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर के आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, 1 मार्क्स। तो ये हुआ पूरा 5 मार्क्स का बाइफर्केशन एनालिटिकल पैराग्राफ का। अब सीधा मैं आपको दिखाता हूं कि एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है जिसके यहाँ पर आपको मार्क्स बताए गए। तो देखो भाई, टाइटल जो है वो आपको 0.5 मार्क्स का हो गया। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ये आपका हो गया कितने मार्क्स का, जो अभी मैंने बताया 2 मार्क्स का, ठीक है। कंक्लूजन हो गया 0.5 मार्क्स का। एक्सप्रेशन और ग्रामर ये 2 मार्क्स के हैं। ये 2 मार्क्स डिवाइड हुए हैं 1 और 1 में, जैसा कि हमने कहा ग्रामर का और प्रॉपर स्ट्रक्चर का। सो ये टोटल हो गए 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो पहला होगा, मतलब जो फर्स्ट पार्ट हो रहा है वो है टाइटल। टाइटल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप टाइटल चेंज करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ यू विल राइट डाउन द टाइटल। टाइटल कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा। दूसरा, इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होगी, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू आफ्टर, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन को देख के ही इंट्रोडक्टरी लाइन आपको बनानी है, ठीक है। द फॉलोइंग वेन डायग्राम डिपिक्ट्स वॉट एवर, द गिवन पाई चार्ट डिस्क्राइब्स वॉट एवर, or the column chart mentioned over here refers or it depicts or it illustrate different words that you can utilize in order to start the paragraph. आपको इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से कौन से स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं which will put better impact, वो मैं आपको भी एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है। ओवरव्यू में तो बेसिकली जो भी आपको डायग्राम दिया है उसको डिटेल स्टडी करनी है। कंक्लूजन है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखनी है कि सीबीएसई ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपने जो डेटा ऑलरेडी दिया है और उसी को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। दैट मीन्स नो मार्क विल बी रिवॉर्डेड to the candidate if they are just literally copy pasting. जैसे मान लो बार डायग्राम है, तो in 2002 education is this, 2003 education is this, 2004 education is this। तो ये सबको पता है भाई, हमको वहां से दिख रहा है। The name of the topic is analytical paragraph, मतलब आपने क्या एनालाइज किया। अगर 2010 में 2010 में एजुकेशन 29% है और 2015 में 35% हो रही है, तो इसका मतलब है कि 6% का ग्रोथ है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग की ये था और ये था, यू कैन राइट डाउन in comparison of 2009 the education level has increased, the literacy rate has increased by 6%। लिखना वही है, मतलब जो वहां पर मेंशन किया है उसी को आप एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, 29 से 35 हुआ, इसका मतलब दैट शोज डेवलपमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर, मे बी द डेवलपमेंट इन द स्कूल लेवल, प्राइमरी स्कूल्स अच्छे स्टार्ट हुए हैं, पेरेंट्स आर नाउ मोर मोटिवेटेड टू सेंड देयर किड्स टू देयर स्कूल। ये कंक्लूजन है कि वो बढ़ा क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चों का स्कूल में आने का रेशियो बढ़ा है। तो मे बी इट मे बी दैट लालच हो सकती है कि उनको बुक्स खाने को भी मिल रहा है, तो भाई भेज दो, अपने जेब से कुछ जा नहीं रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो स्पेशली कहने का मतलब एनालिटिकल पैराग्राफ में जो आप ओवरव्यू डिटेल पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आप सारा कंक्लूजन भरेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। एंड ऑफ कोर्स ग्रामर और एक्सप्रेशन के मींस करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन के 2 मार्क्स तो हैं ही, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत क्लियरली इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत इसमें क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा हुआ है। देखिए, गिवन alongside is a graph that pertain to the percentage of population living below poverty line. Everyone please focus here. ये किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है उसके बारे में हो रहा है, लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आधे आंसर्स तो वहीं से मिल जाएंगे, अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्रीज in 2 years 1973-74 and 1999-2000। मतलब 73-74 कितने परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी वो, और 1999 और 2000 में वो रेशियो कहाँ है, मीन्स उसके बारे में यहाँ पे डिफरेंट स्टेट में उनकी क्या सिचुएशन है वो बताते हैं। राइट अ पैराग्राफ टू एन एज ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही, देखो ध्यान से देखना, राइट अ पैराग्राफ ऑन द, लुक एट दिस विल बिकम योर टाइटल, ये बनेगा आपका टाइटल जो लिखा हुआ है, ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मेंशन द रीजनल ट्रेंड्स एंड द वे सिनारियो हैज चेंज ओवर द ईयर। तो इतने सालों में किस तरीके से सिनारियो चेंज हुआ है, दैट ऑल्सो यू हैव टू इंक्लूड। अब ध्यान से देखिएगा यहां से, ठीक है, ये पैराग्राफ आपके सामने रखा हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा हुआ है, जो डार्क वाला है वो 73-74 है, मतलब उड़ीसा में 73-74 में लगभग 65% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, जो आज 2009 मींस 1999-2000 में घटकर 45% रह गई है, यानी 20% का डिक्रीमेंट कह सकते हैं, डिक्रीज देखा गया है। इसका मतलब है कि दैट शोज गुड डेवलपमेंट इन उड़ीसा, कि 65% से घटकर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या 45% हुई है। अगर 65% से कम होके 45% हुई है तो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस, इसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो ऑफ कोर्स बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड, education level has increased, people have started looking at agriculture as form of employment rather than just इंटेंसिव फार्मिंग की जगह पे कंसिस्टेंट फार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब फार्मर सिर्फ खाने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, सेलिंग के लिए कर रहे हैं। बिजनेस सेक्टर एक्सपांड हुआ है, लोगों को जॉब्स, न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैव बीन क्रिएटेड एंड दैट इज द रीजन पीपल हैव स्टार्टेड अर्निंग, इसीलिए ये कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन चीजों को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपको लिखना कैसे है। अब भाई आप देखो यहाँ पर कि बिहार में भी, यानी एक ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो इंडिया के हर स्टेट में 73-74 के कंपैरिजन में 2000 में गरीबी कम हुई है। तो एक कॉमन फैक्टर तो ये समझ में आता है कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, नई इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई हैं, गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्रीज को बहुत प्रमोट किया है, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, सर्विस सेक्टर में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हुआ है। अब इसमें आप एक एनालिसिस ये कर सकते हैं कि कहां पर सबसे बड़ा चेंज देखा गया है, तो आप यहां मार्जिन से पता लगा सकते हैं। जरा आप मार्जिन पे देखिए, 20% का मार्जिन उड़ीसा में हुआ है, ये ध्यान से समझिए। बिहार में 60 से 40 हुआ है, 20 ही कुछ यहां पर भी है। मध्य प्रदेश में 60 से 40 हुआ है, यहां पर भी 20 के आसपास जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 60 से 35 जा रहा है, यहाँ पर भी 22 to 25% का डेवलपमेंट है। लेकिन जरा आप वेस्ट बंगाल में देखिए, 60 से जो पॉवर्टी रेशियो है वो 30 पे आ गया, लगभग 30% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, देखने वाली बात है। कर्नाटका को जरा देखिए, 50 था, 19 रह गया है, यानी लगभग 50 से 20 भी मायने तो भी 30% यहाँ पर हुआ है। और गुजरात को देखिए, जो नियरली 50% के आसपास था, वहां पे तो गरीबी सिर्फ 12% रह गई है। इसका मतलब सबसे सुपर्ब एंड रैपिड ग्रोथ जो हुआ है वो गुजरात का हुआ है। ये कंक्लूजन है, ध्यान से देखिए, दिस इज द कंक्लूजन
कि वहां पर जो नियरली 49% पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन 70-73, दे डिक्रीज टू नियरली 12%, जिसका मतलब लगभग 40% का जो है ग्रोथ हुआ, यानी 40% पीपल दोज हु वर इन बिलो पॉवर्टी लाइन दे अपग्रेडेड देमसेल्फ, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये इसका कंक्लूजन हुआ और यही चीज आप लिखेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां लिखा गया। फॉर योर रेफरेंस आई हैव डन वन एग्जाम्पल ओवर हियर। पॉवर्टी इन इंडिया हैज मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन मेनी वेज। ये एक तरीका है स्टार्ट करने का। मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट करूंगा। द गिवन बार डायग्राम और साइड टू साइड बार डायग्राम डिपिक्ट्स और इलस्ट्रेट द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडियाज डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस 2 डिफरेंट ईयर। 2 अलग अलग सालों में देश के अलग अलग राज्यों में गरीबी का लेवल किस तरीके से चेंज हुआ है दिखाता हुआ ये एक बार डायग्राम है। ठीक है। वेल, in laborers, street cobblers, rag pickers, vendors and beggars and all of them fall under the category of poor। पहली चीज तो बिलो पॉवर्टी लाइन में कौन कौन इंक्लूड होता है, इन्होंने इसके बारे में बात की है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो इन्होंने लिखा है ये 100% करेक्ट है, या जो यहाँ पे लिखा गया आप यही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। जैसा मैंने कहा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। ठीक है। विद दिस डायग्राम seeing, or at the very moment, the moment we see this diagram, it's very clear that in India from last 40 to 50 year the poverty ratio has gone down rapidly, which means that there were many people earlier who were below poverty line has now upgraded themselves। ये मेरा conclusion आया है, इनसे थोड़ा हटके है। ठीक है। अब बात करता हूं जो मेन है वो ये, that is the descriptive paragraph, कि the given bar diagram compares the percentage in the population below poverty line में different state में, जो मैंने बात की। ठीक है। the decrease in the, देखो जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना तो थोड़ा इससे हटके भी आप लिख सकते हैं, जैसे क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, क्या रीजन है जो बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा इस पैराग्राफ में नहीं होगा, लेकिन वो आपका एनालिसिस है। दैट इज वाई you have to write this analytical paragraph। तो ये देखिए, रेशियो हर जरूरी नहीं है कि हर स्टेट को कंपेयर करो। हाँ, मैंने कंक्लूजन निकाला, एक नॉर्मल कंक्लूजन सबका कम हुआ है, फिर मैं इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में कह सकता हूं कि उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऑन एन एवरेज इक्वल डेवलपमेंट हुआ है, जबकि वेस्ट बंगाल, कर्नाटका में एक लेवल का डेवलपमेंट हुआ है, जबकि गुजरात इन सब में सबसे आगे रहा है। तो ये मेरा कंक्लूजन, मतलब सिर्फ 3 कंक्लूजन में पूरा खत्म हो गया। ठीक है। और लास्ट में देखो उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी वही किया है। देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा आर सम ऑफ द स्टेट्स जहां पे डिक्लाइन हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज ऑफ कोर्स substantial growth can be seen over here, but we can still say that there is lot more opportunity for our country to improve in this, even this ratio should go down। ठीक है। अब इससे आप समझने की कोशिश करिए, यहां पे ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज इंट्रोडक्शन। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, इंट्रोडक्शन में आप अपनी तरफ से बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, बट बी इन लिमिट, वर्ड लिमिट में रहिए, नेवर क्रॉस द वर्ड लिमिट मोर देन 70 to 80। ठीक है। बिकॉज 100 to 120 वर्ड्स का आपका टोटल है, तो अगर आप 70-80 वर्ड इसी में ले जाएंगे तो बाकी में प्रॉब्लम हो जाने वाली है। ठीक है। So we have to make sure that never use more than 40 to 50, because you will have to you will be required to write 80 to 90 line for this second, what we call review, overview और descriptive paragraph। ठीक है। जो descriptive paragraph होगा वो, and the last one what we consider this, इसको हम क्या कहेंगे, conclusion। ठीक है। जो overall conclusion निकल के आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ जो हुई है, पॉवर्टी रेशियो डाउन गया है, बट चांसेस हैं कि और बेटर हो सकता है। ठीक है। ये हुआ आपका कंक्लूजन। फ्रेंड्स, आपको ध्यान से समझना है। मैं फिर से एक बार सब कुछ समराइज कर दूं। आपको समराइज करने जाऊं तो मैं ऊपर ले जाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स आपको कंटेंट के, 2 मार्क्स आपको प्रेजेंटेशन के हैं, हाफ मार्क्स टाइटल, हाफ मार्क्स कंक्लूजन, 2 मार्क्स फॉर इंट्रोडक्शन एंड डिटेल। 1 मार्क्स है आपको करेक्ट स्ट्रक्चर के, और 1 मार्क्स आपके ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक के हैं। ठीक है। ध्यान रखिए, जब भी आप लिखें तो करेक्ट ऑर्डर में जाएं,
और जब भी लिखने स्टार्ट करें, जो भी वेन डायग्राम या बार डायग्राम दिया है पहले उसके बारे में बताएं, हट के थोड़ा बताएं। जैसे यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं कि पॉवर्टी का रीज़न क्या है, बट आप दीजिए, ठीक है। टाइटल आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा। बिगनिंग की, इंट्रोडक्शन की कुछ लाइन आप क्वेश्चन से ही बनाइए कि ये बार डायग्राम ये इलस्ट्रेट करता है, ये तो लगभग 50 से 60 वर्ड्स तो आपको बने बनाए मिल रहे हैं। 100 to 120 और 200 वर्ड्स आपको लिखने पड़ रहे हैं, इतना ही आपको करना है। और मेरा टारगेट तो ये रहेगा कि आप कितना भी कम मार्क्स इसमें लाएं, बट नेवर टारगेट लेस देन 4। मेरे हिसाब से तो आप 4.5 या 5 आउट ऑफ 5 डेफिनेटली इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, समझ में आ गया होगा। कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाओ, लिख दो। और पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया टॉपिक जो है हमारा राइटिंग वाला फॉर्मल लेटर, उसमें भी 3 अलग अलग टाइप है, ठीक है। वीडियो आपको बहुत जल्दी एंड स्क्रीन पे भी मिलेगी, जाके उसको देख लेना, ठीक है। इनफैक्ट एंड स्क्रीन पे है, गो एंड वॉच इट। सो लेट्स मीट इन न्यू वीडियो, बाय बाय।